उसमें प्रस्तावना में ही यह बात लिखी गई कि किसी भी व्यक्ति को उसका फेथ, बिलीफ, रिलीजन मानने से उसको रोका नहीं जाएगा। हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म यूरोप के सेकुलरिज्म की तरह नहीं है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। यह देश सबका बराबर है। यह देश जितना हिंदू का है उतना ही मुसलमान का है, जितना सिखों का है उतना ही ईसाइयों का है, जितना ईसाइयों का है उतना ही जैनियों का है, उतना ही बुद्धिस्टों का है, उतना ही पारसियों का है, और उतना ही उन लोगों का भी है जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। ये इस तरह की संघीय ढांचा का निर्माण हिंदुस्तान का किया गया है। इसीलिए जो फर्स्ट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे थोड़ा पीछे मैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। प्रियम्बल के ऊपर के जो 5 लाइन हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग। एक लाइन कहीं से भी आप मुझे बता दीजिए कि उसमें कहा गया है कि हम भारत की महिलाएं, हम भारत के पुरुष, ये जेंडर बेस्ड आइडेंटिटी है। कहीं से भी ये कहा गया है हम भारत के ब्राह्मण, हम भारत के दलित, कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी है। कहीं से ये कहा गया है हम भारत के हिंदू, हम भारत के मुसलमान, रिलीजियस आइडेंटिटी है। कहीं से भी कहा गया है कि भारत मतलब बिहार या भारत मतलब पंजाब, ऐसा तो नहीं कहा गया है। ये जो हमारी विविधता की संस्कृति है उसको समेटने का प्रयास किया गया है। इसीलिए उस प्रियम्बल में जो बातें लिखी गई हैं, उसके जो शब्द हैं, उसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो महज शब्द नहीं है, वो अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, हमारी प्रभुता होगी अपनी, हमारे क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनका जीवन कैसा होगा, नियम कानून कैसा होगा, उनके लिए चीजों की व्यवस्था कैसी होगी, ये हम तय करेंगे। ये कोई और देश नहीं तय करेगा या कोई और इंटरनेशनल एजेंसी नहीं तय करेगी, ये हम तय करेंगे। ये होती है प्रभुता। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया? समाजवादी शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि भारत में जो आर्थिक असमानता है उस आर्थिक असमानता को कैसे पाटा जाए। इसीलिए देखेंगे बाद में कि शिक्षा को हमारा फंडामेंटल राइट माना गया है। जैसे राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है, और राइट टू लाइफ के अंतर्गत ही यह तय किया गया है कि अगर आप राइट टू लाइफ को फंडामेंटल राइट मान रहे हैं तो बिना एजुकेशन का किसी का भी जीवन बेहतर नहीं हो सकता है। इसीलिए राइट टू एजुकेशन को भी फंडामेंटल राइट के अधीन जो है शामिल किया गया है। हमारे जो समाजवादी मूल्य हैं वो ये हैं कि भारत में रहने वाला हर नागरिक उसकी जो बुनियादी चीजें हैं उसको मेंटेन करना, उसकी व्यवस्था करना, वह सुचारू रूप से कैसे चले ये देखने का काम सरकार का है। और साफ साफ सरकार क्या करेगी, स्टेट क्या करेगा, इसके निर्देश दिए गए हैं, जिसको हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं कि राज्य का क्या क्या काम है। और यहाँ मैं राज्य और व्यक्ति उसके बीच में क्या संबंध होता है उस पर एक बात आपको बताना चाहता हूँ। राज्य और व्यक्ति के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे और राज्य और व्यक्ति के बीच में ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो राज्य में और अराजकता हो जाएगी। मान लीजिए कि मैं किसी समुदाय से हूँ और मैं कहूँ कि मैं अलग हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। उसी तरीके से कोई दूसरा समुदाय का व्यक्ति कहे कि मैं अलग हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, तो देश की एकता और अखंडता जो है वो मेंटेन नहीं रहेगी। समाज में अराजकता नहीं पैदा हो, एक सोशल ऑर्डर हो। उस सोशल ऑर्डर को बनाने के लिए ही इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है, इंडिविजुअल को स्टेट राइट नहीं देता है, इंडिविजुअल अपना राइट स्टेट के सामने सरेंडर करता है। जैसे कि मैं संविधान को मानूंगा, मैं संविधान के अधीन हूं, संविधान के सारे प्रावधान हमारे ऊपर लागू होते हैं, इसीलिए हमारा जो ये शरीर है वो हमारा नहीं रह जाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो स्टेट का हो जाता है। आप आत्महत्या नहीं कर सकते, आपका जीवन है ना, आपका जान है ना, लेकिन आप आत्महत्या नहीं कर सकते। हमको हमारे माँ बाप ने पैदा किया है, हम उनके द्वारा उस पैदा किए गए हैं, हम उनकी उत्पत्ति हैं, लेकिन मेरे माँ बाप भी मेरी हत्या नहीं कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल और स्टेट के कॉन्ट्रैक्ट को समझिए। अगर पैदा करने वाले माँ बाप भी अपने संतान को मारेंगे तो उनके ऊपर दफा 302 लगेगा, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो स्टेट की प्रॉपर्टी है
और स्टेट का नेचर क्या है? स्टेट का नेचर सोशलिस्ट है। मतलब कि स्टेट की तमाम चीजों पर किसी एक व्यक्ति, एक समुदाय, एक पार्टी या एक संस्था, एक ग्रुप का अधिकार नहीं होगा। वो किसके द्वारा चलेगा? वो संविधान के द्वारा चलेगा। और संविधान को चलाने के लिए, संविधान के प्रावधानों को लागू करने के लिए जो सरकार बनेगी, उसको कौन चुनेगा? उसको जनता चुनेगी। तो भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। अब गणराज्य का क्या मतलब होता है? गणराज्य का मतलब यह होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो राजा का बेटा राजा नहीं होगा। हमारा मुंह जो है गोल है इसलिए हम भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे, नहीं। हमारा वजन जो है वो 60 किलो है तो हम भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे, नहीं। गणराज्य का मतलब यह है कि हेड ऑफ स्टेट जो है उसका चुनाव जनता करेगी, लोकतांत्रिक गणराज्य। अब हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति का हम लोग डायरेक्ट चुनाव नहीं करते हैं, हम लोग इनडायरेक्ट चुनाव करते हैं। हम जिनको इलेक्ट करते हैं फिर वो जाकर के राष्ट्रपति को इलेक्ट करते हैं। ये होता है रिपब्लिक होने का मतलब। ये हमारा संघीय ढांचा है। और इस तरह की संघीय ढांचा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी है? इस तरह की संघीय ढांचा बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि भारत में जब आप घूमेंगे, ये इतना विविध राष्ट्र है, ये इतना विविधता वाला देश है कि इस संघीय ढांचे के बिना एक ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाना जहां इंडिविजुअल अपने राइट्स को सरेंडर करे और जहां स्टेट उस इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करे, यह संभव नहीं था। और वो संस्कृति की विविधता क्या है? संस्कृति की विविधता यह है कि आप कोई चीज उठा करके देख लीजिए। अगर आप धर्म उठाते हैं तो आप धर्म उठा लीजिए, कोई एक धर्म उठा लीजिए। पहले हिंदू धर्म को ही उठा लेते हैं। अगर आप हिंदू धर्म को ही उठा लें तो कितने तरह के भक्ति मार्ग की चर्चा है हिंदू धर्म में। देवी संप्रदाय के लोग होते हैं, भक्ति संप्रदाय के लोग में देवी संप्रदाय के लोग हैं, शक्ति संप्रदाय के लोग हैं, शैव शैवाइट हैं, वैष्णवाइट हैं, निर्गुण भक्ति है, सगुण भक्ति है। इवन आप पॉलिटिकल थॉट को यदि पढ़ेंगे हिंदुस्तान में तो साफ साफ पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में दो तरीके का इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ाया जाता है। पहले तो अगर लार्जली आप देखते हैं तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थॉट। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आप प्लूटो और अरस्तु इन लोगों को पढ़ते हैं। इंडियन पॉलिटिकल थॉट को दो भागों में बांटा गया है, ब्राह्मणिक और श्रमणिक। ब्राह्मणिक पॉलिटिकल थॉट जो है उसमें हमारी वेद, उपनिषद, अरण्यक, इन चीजों की चर्चा की गई है। और उसके जो फिलोसोफर हैं शंकराचार्य और अन्य तरह के लोग। जो श्रमणिक परंपरा है, श्रमणिक परंपरा में बुद्ध को, कबीर को, इन लोगों को शामिल किया गया है। तो भारत में जिसको हम कहते हैं एथिज्म, एथिज्म भी कहीं बाहर से नहीं आया है। वो भारत की चिंतन परंपरा में प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि बुद्धिज्म के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहले वो पुनर्जन्म को खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि जो है सो यही है, सब कुछ यही है, यही भोग करके जाना है। स्वर्ग नरक के कॉन्सेप्ट को वो खारिज करते हैं। आप धर्म की एक एक व्यवस्था को उठा करके देख लीजिए, पूजा करने के तौर तरीकों को उठा करके देख लीजिए, जो आराध्य हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं, उनके स्वरूपों को लेकर के देख लीजिए। 33 करोड़ तो देवी देवता हैं। जो हिंदू का ठेकेदार बन करके घूम रहे हैं और इस देश की विविधता को नहीं समझते हैं, कान पकड़ करके उसको पूछिएगा तो तुम जरा 33 करोड़ देवता का नाम बताओ तो, देवी देवता का। बारा तुम ठेकेदार बन करके घूम रहे हो, कितना जानते हो हिंदू धर्म को? तुमको क्या पता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन करके बैठे हुए हैं योगी आदित्यनाथ। किस मठ के वो योगी हैं? गोरखनाथ मठ के। गोरखनाथ की क्या परंपरा है? वो श्रमणिक परंपरा के फिलोसोफर हैं, वो ब्राह्मणिक परंपरा के फिलोसोफर नहीं है। श्रमणिक परंपरा के फिलोसोफर क्या करते हैं? वो सगुण राम की भक्ति नहीं करते हैं, वो निर्गुण राम की भक्ति करते हैं, वो निर्गुण कृष्ण की भक्ति करते हैं, वो निर्गुण ब्रह्म में भरोसा करते हैं, वो साकार ब्रह्म को नहीं, वो निराकार ब्रह्म को मानते हैं।